तो कहानी की शुरुआत में हेल्गा नाम करके एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो इस समय अपने घर में थी। घर की दीवारों से उसे बहुत अजीब आवाज सुनाई दे रही थी जिससे वो बहुत डर जाती है। वो जा करके प्रेस कंट्रोल फ्रैंक का नंबर निकालती है और फ्रैंक के पास कॉल करती है। वो अपनी समस्या फ्रैंक को बताती है, जिसके बाद फ्रैंक कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं कुछ समय में आकर के पहुंच जाऊंगा। यह मैं आपको यह भी बता दूं कि हेल्गा को भूलने की बीमारी है, इसलिए वो अपना नाम और एड्रेस कागज पर लिख करके दीवार पर चिपका रखी है। खैर जो भी हो, अब कुछ समय के बाद फ्रैंक आकर के पहुंच जाता है। जब वो हेल्गा के कमरे में जाता है तब वो उससे पूछती है कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, जिस पर फ्रैंक बताता है कि आपने तो मेरे पास कॉल किया था, आपके दीवारों से अजीब आवाज सुनाई दे रही है, ऐसा आपने कंप्लेन किया था। उसी समय दीवार में से फिर से आवाज आने लगती है, जिस पर हेल्गा कहती है कि हाँ ये बहुत अजीब आवाज है, मैं इससे बहुत डर रही हूँ। अब इसके बाद फ्रैंक घर के अंदर आता है और जब वो एक कमरे में जाता है तब उसे वहाँ पर खून दिखाई देता है। वो देखता है कि कुछ तो है जो बहुत ही बुरे तरीके से उस इंसान को जान से मार रहा था और अगले ही पल वही चीज फ्रैंक के ऊपर भी हमला कर देती है। हेल्गा ध्यान से ये सब कुछ देख रही थी और वो जो भी था वो फ्रैंक को उठाता है और अपने साथ ले करके वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर चला जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि हेल्गा फिर से बैठ करके टीवी देखने लगती है। अब आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, ये जानने के लिए आपको 4 दिन पीछे जाना होगा। आसमान में हमें एक एस्ट्रॉयड दिखाई देता है जो कि हेल्गा के अपार्टमेंट में ही आकर के गिरता है। उस एस्ट्रॉयड में से एक खतरनाक जहरीली मकड़ी बाहर निकलती है। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और इसी अपार्टमेंट के अंदर हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम है सैलेट। वो इस समय उसी कमरे में थी जहाँ पर वो जहरीली मकड़ी आकर के गिरी थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो कमरा है ये उसकी नानी का है, वो चुपके से इस कमरे में आई है। जब सैलेट को वो मकड़ी दिखाई देती है तब वो उसे माचिस के बॉक्स में भर लेती है और अपने पास रख लेती है। फिर पाइप के जरिए जिस तरीके से वो नानी के घर में गई थी उसी तरीके से चोरी चुपके अपने घर में वापस आ जाती है। कमरे में आने के बाद वो एक कांच की बोतल बाहर निकालती है और इसके बाद उस मकड़ी को उसी कांच के बोतल में डाल देती है। उसी समय कमरे में ईथन जो कि उसके पिता हैं वो आ जाते हैं। वो सैलेट से पूछते हैं कि क्या तुम अपने नानी के कमरे में गई थी, जिस पर सैलेट बताती है कि नहीं, मैं तो अपने कमरे में थी। ईथन कहता है कि देखो तुम्हारी नानी बहुत नाराज है, उनके सामने मत आना। इतना कहने के बाद ईथन चला जाता है और इधर जो सैलेट थी वो उस मकड़ी का नाम स्टिंग रख देती है। यहाँ सैलेट को एक कीड़ा दिखाई देता है जिसे वो अपने हाथों में ले लेती है। उसी समय स्टिंग उसकी तरफ आगे बढ़ता है जैसे कि वो इशारा कर रहा हो कि वो उस कीड़े को खाना चाहता है। सैलेट जैसे ही उस कीड़े को बोतल में डालती है तभी वो मकड़ी उसे खा लेती है। अब इस तरीके से सैलेट को ये मालूम चल गया था कि आखिर वो मकड़ी क्या खाती है। अब दोस्तों हम ईथन को देखते हैं जो कि अपने ही बिल्डिंग के कमरे में जा करके एक पाइप को ठीक कर रहा था। जिसके कमरे में गया था उसका नाम ग्लोरिया है। वो ईथन से पाइप को ठीक करवाने के लिए ही उसे यहाँ पर बुलाई थी। ग्लोरिया अकेले रहती है क्योंकि बेटे की मौत हो जाने के बाद उसका जो पति था वो उसे छोड़ करके चला गया है, इसीलिए वो हर वक्त दारू पीती है और खुद को नशे में रखती है। इधर जो सैलेट थी वो स्टिंग को खाना खिलाने से पहले सीटी बजाती है। जिस तरीके से वो सीटी बजाती है बिल्कुल उसी तरीके से स्टिंग भी सीटी बजाता है। एक प्रकार से दोस्तों वो मिमिक्री कर रहा था, जिस पर सैलेट कहती है कि अगर अब तुम्हें भूख लगेगी तो बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हें मुझे आवाज लगानी होगी। स्टिंग उस कीड़े को खा लेता है और फिर से सीटी बजाता है। इधर दोस्तों ईथन की जो बीबी थी एमा वो सोने से पहले अपनी माँ के पास जाती है। यहाँ दोस्तों मैं बता दूं कि बिल्डिंग तो एक ही है लेकिन एमा की जो फैमिली है वो अलग अलग कमरे में रहती है। जैसे कि एमा अपने पति और बच्चे के साथ में ऊपर रहती है और उसकी जो माँ है वो नीचे के कमरे में रहती है। यहाँ एमा की माँ एमा से कहती है कि तुम्हें मेरी बेटी से जरूर मिलना चाहिए, वो बहुत अच्छी है। अब इस बात को सुन करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि हेल्गा इतनी बड़ी भुलक्कड़ हो चुकी है कि वो अपनी बेटी को भी नहीं पहचान पा रही है जो उसके सामने बैठी है। खैर इस बात से एमा को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि फिर भी वो अपनी माँ का ध्यान रखती है। इधर हमें ईथन को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉमिक्स आर्ट के ऊपर काम करता है, इसीलिए उसके पास समय नहीं रहता है और इसलिए वो सैलेट को भी समय नहीं दे पाता है। हालांकि एक दिन सैलेट अपने पिता के पास जाती है और उनके ड्राइंग के बारे में पूछने लगती है। अब इसके बाद पूरा फैमिली रात के समय में डिनर करता है और फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। रात के समय में ईथन सैलेट के कमरे में जाता है ये देखने के लिए कि वो सोई है या नहीं, और फिर वो यहाँ पर कांच की बोतल में उस मकड़ी को देखता है। इस समय सैलेट यहाँ पर आ जाती है जो कि वॉशरूम में गई थी। ईथन उसे सुलाता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। अब दोस्तों रात के समय में जब सभी लोग सो रहे
थे और खर्राटे ले रहे थे, तब उस वक्त स्टिंग अपने शीशे के ढक्कन को अपने से ही खोलता है और कांच की बोतल से बाहर आ जाता है। पाइप के जरिए वो हेल्गा के कमरे में जाता है। उसके कमरे में एक तोता था जो कि चपर चपर करे जा रहा था। शायद इसी वजह से स्टिंग को गुस्सा आता है और वो उस तोते को बहुत ही बुरी मौत मारता है। अब एक पल के लिए इन्हें लगा कि कोई कीड़ा मकोड़ा होगा जो तोते का ये हाल कर दिया, इसीलिए पूरे घर में स्प्रे करवाने के लिए ये लोग फ्रैंक को बुलाते हैं। अब इसके बाद फ्रैंक कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए पूरे घर में स्प्रे करता है। यहाँ पर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें सैलेड को दिखाया जाता है। स्टिंग को भूख लगी हुई थी इसलिए वो सीटी बजा रहा था। स्टिंग को खाना खिलाने के लिए सैलेड जाकर के ढेर सारे कॉकरोच को लेकर के आती है। इस बीच गलती से मोथ बॉल गिर जाता है जो कि कांच के पास चला जाता है जिसके अंदर स्टिंग था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोथ बॉल एक गोली है जो कि कीड़े मकोड़े को भगाने का काम करती है। वो गोली जैसे स्टिंग के पास जाता है तभी स्टिंग तड़पने लगता है। अब इस तरीके से सैलेड को यह मालूम चल जाता है कि स्टिंग को मोथ बॉल की गोली से डर लगता है। यहाँ सैलेड ये भी देखती है कि स्टिंग दिन पर दिन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। पहले के मुकाबले अब वो काफी बड़ा हो गया था। अब इधर जो फ्रैंक था वो पूरे घर में स्प्रे कर रहा था। उसी समय यहाँ पर सैलेड आ जाती है जो फ्रैंक से कहती है कि यहाँ पर स्प्रे मत करो, स्टिंग को बहुत बुरा लगेगा। जिसके बाद फ्रैंक पूछता है कि ये स्टिंग कौन है, जिस पर सैलेड बताती है कि वो एक मकड़ी है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इतना कहने के बाद वो कांच की बोतल बाहर निकालती है और उस मकड़ी को फ्रैंक को भी दिखाती है। खैर दोस्तों, काम खत्म कर लेने के बाद फ्रैंक अपने पैसे लेता है और वापस चला जाता है। रात के समय में हम देखते हैं कि जो सैलेड थी वो कीड़े ला ला करके स्टिंग को खिला रही थी, लेकिन इससे अब स्टिंग का पेट नहीं भर रहा था। अपनी भूख मिटाने के लिए एक दिन स्टिंग कांच की बोतल से बाहर निकलता है और पाइप के अंदर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम ग्लोरिया को देखते हैं। उसका कुत्ता बहुत भौंक रहा था। यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि स्टिंग ग्लोरिया के कमरे में आ चुका है। यहाँ पर ग्लोरिया जब अपने बेटे की तस्वीर को देख रही थी तो उसी वक्त वो मकड़ी ग्लोरिया के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है। यहाँ पर ग्लोरिया को मालूम चलता है कि वो जो मकड़ी है वो उसके मुंह के अंदर जा चुका है। उसी वक्त ग्लोरिया फिर से नीचे गिरती है और इस बार उसे बहुत बुरी चोट लगती है। स्टिंग फिर से उसके मुंह के अंदर जाता है और उसके पेट के पास आकर के उसके पेट को फाड़ देता है। अब रात में ग्लोरिया के साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। अगले दिन सुबह में जो सैलेड थी वो एरिक नाम करके एक इंसान के पास जाती है जो उसका पड़ोसी है। यहाँ सैलेड उससे कहती है कि मैं तुम्हें $100 दूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम्हारा फिश टैंक चाहिए। जिस पर वो पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरा फिश टैंक क्यों चाहिए, जिस पर वो बताती है कि मेरा दोस्त स्टिंग अब इस कांच की बोतल में नहीं रह पा रहा है, उसको रहने के लिए अब बड़ी जगह चाहिए। तभी एरिक कहता है कि ठीक है, तुम इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं इसको अलग अलग फिश टैंक में रख करके देखूंगा, जिसमें ये परफेक्ट हो जाएगा उसे लेकर के तुम चली जाना। इधर जो ईथन था जब अपनी बीवी से बात कर रहा था तो उसी समय पाइप के अंदर उसे अजीब आवाज सुनाई देती है। ईथन जैसे ही ऊपर जाता है तभी वो किसी चीज को देख करके नीचे गिर जाता है। हालांकि बाद में उसे मालूम चलता है कि ये तो ग्लोरिया का कुत्ता है जो कि पाइप के अंदर चला गया था। अब उस कुत्ते को लौटाने के लिए ईथन उसके कमरे में जाता है, जहां वो ग्लोरिया को देखता है जिसका शरीर बहुत ही बुरी तरीके से चीर फाड़ कर दिया गया था। फिर वो पुलिस को बुलाता है और पुलिस उसकी बॉडी को लेकर के जाती है। यहाँ जो पुलिस थी वो ईथन से पूछताछ कर रही थी। तो उसी वक्त ईथन के पास किसी का कॉल आता है और वो ईथन को अपने पास बुलाता है मिलने के लिए। और ये कोई और नहीं बल्कि एरिक था जो ईथन को अपने कमरे में बुलाया था उस मकड़ी के बारे में कुछ बताने के लिए। वो ईथन को बताता है कि तुम्हारी बेटी ने जिस मकड़ी को पाल रखा है वो एक जहरीली मकड़ी है, वो किसी की भी जान भी ले सकती है। अब जैसे ही ईथन को मालूम चलता है कि सैलेड ने इस मकड़ी को रखा है या पाला है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में जाता है और सैलेड को बुला करके इसके बारे में पूछने लगता है। ईथन कहता है कि तुम उसे कमरे में नहीं रख सकती हो क्योंकि वो तुम्हारे छोटे भाई को चोट पहुंचा सकता है। यह सुन करके सैलेड नाराज हो जाती है और रोने भी लगती है। वो ये भी कहती
कहती है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इधर जो एरिक था वो लगातार स्टिंग को ढेर सारा खाना खिलाया जा रहा था। एरिक जब सोने के लिए चला जाता है तब हम देखते हैं कि खाना खिलाने की वजह से अब स्टिंग काफी बड़ा हो चुका है। अब आप देखने वाले हो कि आखिर वो मकड़ी किस तरीके से बिल्डिंग के अंदर तबाही मचाने वाली है। रात में हेल्गा अपनी दोस्त अमांडा के साथ में बात कर रही थी, लेकिन तभी अमांडा को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो आवाज पाइप के अंदर से आ रही थी, इसलिए अमांडा टॉर्च जला करके पाइप के अंदर देखने लगती है। लेकिन तभी अचानक से जो टॉर्च था वो जलना बंद हो जाता है और तभी स्टिंग सामने से आकर के अमांडा पर हमला करता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर के चला जाता है। सुबह हो चुकी थी और अभी भी किसी को इसके बारे में खबर तक नहीं था। ग्लोरिया का कुत्ता ईथन के कमरे में था और वो लगातार भौंक रहा था। अचानक से ईथन अपना आपा खो बैठता है। वो अपना गुस्सा टीवी पर निकालता है। वो टीवी को फोड़ देता है। एमा के कहने पर सैलेट अपने छोटे भाई को लेती है और उसे लेकर के दूसरे कमरे में चली जाती है। एमा ईथन से कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, तुम बच्चों के सामने ऐसे कैसे कर सकते हो। यहाँ हम देखते हैं कि स्टिंग इस समय सैलेड के कमरे में ही था। वो सैलेड के ऊपर हमला नहीं करता है, बल्कि बाहर आकर के सबसे पहले ईथन के ऊपर हमला करता है और फिर एमा के ऊपर हमला करता है। वो दोनों को काटता है, जिसकी वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं और इसके बाद वो एक एक करके एमा और ईथन को घसीटते हुए पाइप के अंदर लेकर के चला जाता है। वैसे इन सब के बारे में सैलेड को इसलिए मालूम नहीं चल पा रहा था क्योंकि उसने अपने कान में हेडफोन लगा रखा था। हालांकि कुत्ते के भौंकने से वो हेडफोन को निकालती भी है। वो अपने माता पिता को ढूंढते हुए बाहर आती है, लेकिन उससे पहले स्टिंग उसके माता पिता को पाइप के अंदर लेकर के चला गया था। यहाँ हमें मालूम चलता है कि स्टिंग ने इन्हें मारा नहीं है, बल्कि अपने जाल में फंसा करके इन्हें लटका दिया है। यहाँ सैलेड को एहसास होता है कि वो मकड़ी काफी बड़ी हो गई है और वो उसकी तरफ ही आ रही है, लेकिन इस बार मकड़ी कमरे में आता उससे पहले सैलेड दरवाजे के सामने एक सामान रख देती है। सैलेड को पता नहीं था, लेकिन स्टिंग पीछे से आता है और उसके भाई को अपने साथ उठा करके लेके चला जाता है। सैलेड को बहुत गुस्सा आता है और वो स्टिंग को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाती है। ढेर सारे मोथबॉल को पाउडर बना करके उसे पानी में मिक्स करती है और उस पानी को अपने टॉय गन में डाल देती है। अब उस गन की मदद से सैलेड उस जहरीले पानी को चारों तरफ स्प्रे कर देती है। एमा की जब आँख खुलती है तब वो अपने सामने ईथन को भी देखती है। तभी एमा का जाला टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इधर जो सैलेड थी वो एरिक से बात करने के लिए सबसे पहले उसके कमरे में जाती है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि स्टिंग ने एरिक का भी बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। सैलेड अपनी नानी माँ के पास आती है और उनसे कहती है कि आप इस कमरे को छोड़ करके कहीं मत जाना। हेल्गा के कपड़ों में से एक बदबू आ रही थी, शायद इसी वजह से स्टिंग उसके करीब नहीं आया। अब इसके बाद पाइप के अंदर जाने से पहले मोथबॉल का जो पानी था वो सैलेड अपने ऊपर गिरा लेती है। अब वो जैसे ही पाइप के अंदर जाती है तभी उसे अपने पिता की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो उनकी आवाज का पीछा करती है और इस तरीके से वो ईथन के पास पहुंच जाती है। यहाँ सैलेड अपने पिता को बचा रही थी और इस तरीके से दोस्तों ये सीन उस जगह पर आकर के शिफ्ट हो जाता है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। दीवार के अंदर जब हेल्गा को अजीब आवाज सुनाई देता है तब वो फ्रैंक के पास कॉल करती है और उसे घर पर बुलाती है। इधर सैलेड उस जाले को छुड़ाने के लिए मोथबॉल का जो पानी था उसके ऊपर गिरा देती है। जाला छूट जाने के बाद जो ईथन था वो पास ही के एक दीवार को पकड़ लेता है। जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं तभी स्टिंग यहाँ पर आता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ईथन और सैलेड ये दोनों नीचे आकर के गिर जाते हैं। उसी समय स्टिंग भी यहाँ पर आता है जो सैलेड के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी ईथन मोथबॉल का पानी उठाता है और स्टिंग के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से स्टिंग यहाँ से भाग जाता है और इस तरीके से वो सैलेड को बचा लेता है। जैसे कि आपने देखा था कि मूवी की शुरुआत में स्टिंग ने फ्रैंक के ऊपर भी हमला किया था, बस इसी वजह से फ्रैंक बेचारा आकर के इन लोगों के पास गिरता है। फ्रैंक कहता है कि वो मकड़ी बहुत खतरनाक हो गई है, तुम्हें उसके बजाय कुछ और पाल लेना चाहिए था। फ्रैंक दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो लॉक हो चुका था। स्टिंग को खत्म करने के लिए फ्रैंक के पास जो हथियार था उसी से वो उसके ऊपर हमला कर रहा था। यहाँ
यहाँ फ्रैंक जैसे ही नीले खून को देखता है तब उसे लगता है कि उसने स्टिंग को मार दिया, लेकिन उसी वक्त स्टिंग पीछे से आकर के फ्रैंक के ऊपर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। मौका देख करके ईथन अपनी बेटी को लेकर के भागता है और उस जगह पर आ जाता है जहाँ बिल्डिंग का कचरा फेंका जाता है। यहाँ पर ईथन अपनी बीवी एमा को भी देखता है जो कि जाले से फंसी हुई थी। मोथबॉल का पानी उस पर डाल करके वो उसे जाले से आजाद करवाता है। यहाँ पर सैलेड का भाई भी था जो कि बिल्कुल ठीक ठाक था, वो सांसें ले रहा था। स्टिंग को मालूम चल गया था कि अब ये लोग कहाँ पर है, इसलिए वो अब धीरे धीरे इनके करीब आ रहा था। इस कमरे का जो दरवाजा है वो हाइड्रोलिक प्रेस से बंद होता है, लेकिन हाइड्रोलिक प्रेस काम नहीं कर रहा था क्योंकि स्विच को किसी ने निकाल दिया था। स्विच को लगाने में समय लग रहा था और इतने में स्टिंग इनके ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही वो हमला करता तभी सही समय पर स्विच लग जाता है और हाइड्रोलिक प्रेस से दबने की वजह से स्टिंग की मौत हो जाती है। स्टिंग का खात्मा तो हो जाता है, लेकिन इस दौरान ईथन को बिजली के झटके भी लगे थे जिससे वो बेहोश हो गया था या फिर मर भी चुका था। एमा उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई हलचल नहीं हो रहा था। काफी कोशिशों के बाद वो अपनी आंखें खोल ही देता है क्योंकि वो सिर्फ बेहोश हुआ था। अब इस तरीके से दोस्तों सैलेड और ईथन मिल करके अपने परिवार को बचा लेते हैं। मूवी तो खत्म हो जाती है, लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि उस मकड़ी ने इस बिल्डिंग के अंदर ढेर सारा अंडा दिया था और वो अंडा धीरे धीरे खुल रहा था, जिसका मतलब था कि अभी भी मकड़ी का खात्मा नहीं हुआ है।